हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं शुरू करने वाला हूं एक बेहतरीन वेब सीरीज को जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है 1992। इसमें हम एक सीरियल किलर को देखेंगे जिसका कत्ल करने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। वो लोगों को फायर गन से जलाकर मारता है और हर मर्डर के बाद लाश के पास छोड़ जाता है एक टॉय। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम रिची नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार में सो रहा होता है। तभी एक धमाके की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो अपनी कार लेकर धमाके वाली जगह पे जाता है और लोगों से पूछता है क्या कोई अंदर रह गया है। तो एक आदमी बोलता है हाँ, शायद अंदर कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं। रिची भागकर अंदर जाता है, सब तरफ धुआं होता है तो देखता है वहाँ 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लगभग वो जल चुकी थी, लेकिन उनमें से एक को पहचान लेता है। वो उसका दोस्त अल्बारो की डेड बॉडी थी। वहीं वो देखता है अल्बारो की वाइफ जिसका नाम एम्पारो है, वो बेहोश होती है। रिची उसे उठाता है और लेकर बाहर आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची अब पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ के पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। तो पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, और मैंने सुना कि तुमने एम्पारो को जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकाला था। तो रिची बोलता है मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ और मेरे लोग उस एरिया की देखभाल करते हैं, और ऐसे एम्पारो का हस्बैंड अल्बारो मेरा जिगरी दोस्त था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची अगले दिन अल्बारो के फ्यूनरल में शामिल होता है। जब उसकी मुलाकात एम्पारो से होती है तो उससे बोलता है अल्बारो की मौत का मुझे बहुत ही दुख है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एम्पारो रिची को नहीं पहचान पाती। वो अपने बेटे से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तो उसका बेटा बताता है हाँ, ये डैड के फ्रेंड है और इन्होंने ही आपको जलती बिल्डिंग से बाहर निकाला था। अब एम्पारो वहाँ बैठी होती है और कल की हुई घटना के बारे में सोचती है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं एम्पारो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर जाती है और वहीं वो लगातार अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रही थी। तो उसका हस्बैंड अल्बारो बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं बाहर आता हूँ। बगल की बिल्डिंग में आग लग गई है और जिसकी वजह से यह काफी धुआं भर गया है। लेकिन तभी एकाएक जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं एम्पारो की कार हवा में उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। जब एम्पारो अपने कार से बाहर आती है तो देखती है एक आदमी जो काले कलर का ड्रेस पहना होता है और उसके पीठ पर एक बैग होता है। वो उसके बगल से गुजरता है। अब एम्पारो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो देखती है उसका हस्बैंड मारा जा चुका था और उसकी बॉडी लगभग जल चुकी थी। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं रिची अब फ्यूनरल से वापस जा रहा होता है। तभी उसे एम्पारो बुलाती है और बोलती है कि मेरा बेटा बता रहा था कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो रिची बोलता है काश मैं अपने दोस्त की भी जान बचा पाता। तो एम्पारो पूछती है कि मुझे बाहर निकालते हुए कुछ तुमने अजीब नोटिस किया। तो रिची बोलता है अजीब क्या मतलब। तो एम्पारो पूछती है मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अब एम्पारो रिची को लेकर बगल के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि उस धमाके में एक बड़ा आदमी भी मारा गया था और जहाँ हर तरफ उसी की बातें हो रही थी। एम्पारो को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उस हादसे में उसके हस्बैंड की भी मौत हुई थी जिसका जिक्र किसी न्यूज चैनल ने अभी तक नहीं किया। अब एम्पारो रिची से बोलती है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कुछ नोटिस किया। सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, लेकिन मैंने वहाँ एक और डेड बॉडी देखी जो पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में मैंने एक टॉय देखा जो बिल्कुल ही नया था। अब तुम ही बताओ, एक जली हुई लाश के पास कोई टॉय रखने क्यों जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक हादसा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरा आदमी उसे कोई मारना चाहता था और उसकी वजह से मेरा हस्बैंड मारा गया। तो रिची पूछता है क्या ये बात तुमने पुलिस वालों को बताई। तो एम्पारो बोलती है वो मेरी बात सुनी नहीं रहे, उन्हें लगता है कि एक हादसा है। फिर एम्पारो पूछती है कि तुम पहले पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया करते थे, क्या तुम मेरे लिए कुछ पता लगा सकते हो। तो रिची बोलता है ठीक है, मैं अपनी तरफ से पता लगाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस किलर को देखते हैं जिसका पूरा शरीर कपड़े से ढका होता है और वहीं दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं। वो एक दुकान में कुछ खाने के सामान लेने जाता है। तभी उसकी नजर एक क्रो टॉय पर पड़ती है। रिची वो टॉय खरीद लेता है, अपने घर जाता है और बैठकर ड्रिंक करने लगता है।
और अपना लैपटॉप ऑन करता है और उस पे वर्कर सेल के बारे में पता करता है। तो उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें वो देखता है कि वर्कर सेल ने 1992 में उस खिलौने के जैसे डिजाइन वाले एक टी शर्ट का एक्सपो रखा था। अब हम देखते हैं रात में रिची अपने दोस्तों के साथ डिनर करने गया होता है। उसके सारे दोस्त पुलिस वाले होते हैं क्योंकि पहले रिची भी इन्हीं के टीम का मेंबर था, वो भी एक पुलिस वाला ही था। डिनर के दौरान वो लोग उसी धमाके की बात करते हैं। तो रिची बोलता है उस धमाके में मेरा एक दोस्त भी मारा गया है। तो रिची का पुलिस कमिश्नर दोस्त उसको बोलता है कि उस धमाके में जो मारा गया ये वही है ना जिसने 90s में कुछ कत्ल किए थे। तो रिची बोलता है हाँ, उसका नाम वॉल कार्सल है, लेकिन उसके साथ मेरे दोस्त अल्बारो की भी उसी धमाके में मौत हुई। तो रिची बोलता है एक और बात है, मेरे दोस्त की बीबी ने वॉल कार्सल के हाथ में एक टॉय देखा था जो बिल्कुल ही साफ सुथरा था, बिल्कुल नया का नया, और जबकि वॉल कार्सल का पूरा शरीर जल चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टॉय बाद में रखा गया हो। तो रिची अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त से बोलता है कि क्या तू मुझे वो रिपोर्ट दे सकता है। तो उसका कमिश्नर दोस्त मना कर देता है और बोलता है कि उस समय वहाँ चारों तरफ धुआं होगा और ऐसे में ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। तो रिची उससे दोबारा पूछता है कि तू मुझे रिपोर्ट देगा या नहीं। तो कमिश्नर मना कर देता है। रिची नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एम्पायरो को देखते हैं, वो अपने घर में लेटी होती है। तभी उसके सामने वही क्रोटॉय का ड्रेस पहने कोई खड़ा होता है और फिर एकाएक उसके अंदर आग लग जाती है। एम्पायरो जोर से चीखती है और हम देखते हैं उसकी नींद खुल जाती है, वो सपना देख रही थी। तो एम्पायरो अपने कपड़े पैक करती है और अपनी माँ के घर चली जाती है क्योंकि इस घर में उसके हस्बैंड की बहुत सारी यादें थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन एम्पायरो एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती है और अपने हस्बैंड के पसंद की चीजें खरीदती है। लेकिन जब वो बिलिंग काउंटर पे पहुंचती है तो रोने लगती है और सारा सामान वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी उसकी नजर रिची पर जाती है। वो देखती है रिची किसी दुकान के सामने सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है और रिची के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम यहीं पर जॉब करते हो। तो बोलता है अरे नहीं, मेरे एक फ्रेंड का बेटा बीमार हो गया था तो उसकी जगह पर आज मैं यहाँ आया हूँ। अब एम्पायरो रिची से पूछती है कि क्या तुमने अपने दोस्तों से बात की। तो रिची बोलता है हाँ मैंने बात की, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो एम्पायरो बोलती है क्या कुछ भी नहीं हो सकता। वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तो रिची उसे रोकता है और बोलता है 2 घंटे बाद मेरी शिफ्ट खत्म होगी, तब हम बैठकर डिनर कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिची को देखते हैं। वो घटना वाली जगह पर जाता है और चुपके से वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को गिराता है और उसके अंदर से मेमोरी कार्ड को निकाल लेता है और फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस जगह को चेक करता है जहाँ वॉल कार्सल की डेड बॉडी मिली थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिची को देखते हैं। वो एम्पायरो के घर जाता है और अपने साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी ले जाता है डिनर के लिए। अब डिनर के दौरान एम्पायरो बोलती है कि वो अपने हस्बैंड अल्बारो को भूल नहीं पा रही है। तो वही रिची बोलता है कि आपके हस्बैंड का मेरी जिंदगी में आना सचमुच मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो एम्पायरो पूछती है तुम दोनों कैसे मिले थे। रिची बोलता है वो एक इत्तेफाक की बात थी, लेकिन उसने मेरा तब साथ दिया जब मैं जिंदगी में अकेला पड़ गया था। रिची बोलता है जब मैं अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और निराश हो गया था, उस समय आपके हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। फिर एम्पायरो बोलती है कि मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ। जब मैं सोती हूँ तो मेरे हस्बैंड का वो जला हुआ चेहरा मेरे सामने आता है और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अल्बारो के कातिलों का पता नहीं लगा लेती। तो रिची बोलता है वॉल कार्सल को पहले मारा गया, उसके बाद विस्फोट हुआ। मुझे लगता है कि अल्बारो की मौत बस एक हादसा है और शायद वॉल कार्सल को पेट्रोल से जलाया गया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इसके लिए एक्सपर्ट की मदद लूंगा। अब दूसरे दिन रिची दोबारा अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उससे बोलता है मुझे उस केस की रिपोर्ट फाइल चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है तुम्हारे मोबाइल पर पीडीएफ भेज भी दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक हादसा था। तो रिची बोलता है तुम्हें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए जहाँ वॉल कार्सल की डेड बॉडी पड़ी थी। उस एरिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ बिजली गिरी हो, सारा एरिया जलकर काला पड़ गया है। और कमिश्नर बताता है कि मेरे लोगों को वहाँ कोई टॉय नहीं मिला और मेरे हिसाब से ये तो बस एक एक्सीडेंट था। और वो बोलता है कि दोबारा इस केस को लेकर मुझे परेशान
परेशान मत करना। जब रिची रास्ते में होता है तो देखता है एक कार का एक्सीडेंट हो गया था और तभी रिची को अपने फैमिली के एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है। ये सोचकर रिची काफी दुखी हो जाता है। वो अपने घर जाता है और शराब पीता है। और वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो आज एक और नया टॉय निकालता है। इसका मतलब आज वो किसी और का मर्डर करने वाला था। और इधर हम देखते हैं रिची के पास अम्पारो का कॉल आता है। तो रिची बताता है कि मेरे कमिश्नर दोस्त ने बोला है कि ये बस एक एक्सीडेंट का केस है और इसमें कोई मर्डर जैसा सीन ही नहीं है। तो अम्पारो बोलती है कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका मर्डर हुआ था और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इस इन्वेस्टिगेशन में साथ दो। तो रिची बोलता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मेरी राय मानो तो तुम भी इन सब चीजों को भूल जाओ। अब अम्पारो नाराज होकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोमिंगो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उम्र में तो बूढ़ा होता है लेकिन होटल में जाता है और अपने लिए एक कॉल गर्ल को कॉल करता है। और तभी हम देखते हैं उस किलर को। वो किलर भी उसी होटल में आता है और वॉशरूम में जाकर एक येलो कलर का ड्रेस पहनता है। अब किलर डोमिंगो के रूम में जाता है। उस समय डोमिंगो बाथटब में नहा रहा होता है। किलर उसके सामने खड़ा होता है। वो देखकर उससे पूछता है तुम कौन हो, और तब तक किलर अपना फायर गन ऑन करता है और डोमिंगो को वही जिंदा जला देता है। अब हम देखते हैं कमिश्नर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर जाता है तो देखता है कि डेड बॉडी के हाथ में वो छोटा सा टॉय रखा होता है। अब उसे रिची की बात याद आती है क्योंकि रिची ने बताया था कि अम्पारो ने उस डेड बॉडी के हाथ में एक टॉय देखा था। अब कमिश्नर रिची को कॉल करता है और उसको बताता है कि आज एक और आदमी को जलाकर मारा गया और उसके हाथ में भी वही टॉय था। तो रिची अम्पारो से मिलने जाता है और उसको बताता है कि आज एक और आदमी का सेम तरीके से मर्डर हुआ और उसके हाथ में भी वही टॉय था। और बताता है आज जो मारा गया उसका नाम डोमिंगो है और वो वर्कर्सल के लिए काम करता था। और जानती है कहाँ? 1992 में सीरिया में हुए एक एक्सपो में। फिर रिची अम्पारो को एक फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें 5 लोग होते हैं जिसमें से 2 मारे जा चुके थे और बताता है कि ये तस्वीर 30 साल पुरानी है। जब अम्पारो उस फोटोग्राफ को देखती है तो नोटिस करती है उनमें से एक तस्वीर वहाँ के होम मिनिस्टर की थी। और अब हम किलर को देखते हैं। किलर के पास भी वही सेम फोटोग्राफ था और हम देखते हैं किलर 2 लोगों के ऊपर कट का निशान लगा चुका था। इसका मतलब बाकी लोग भी उसके टारगेट थे। अब इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है। समय होता है 2017 का और हम रिची को देखते हैं। रात का समय होता है और रिची पूरी तरह से नशे में होता है और साथ ही रिची काफी निराश भी होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी पूरी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तो रिची फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर सुसाइड करना चाहता था। तभी हम देखते हैं अल्वारो आ जाता है। वो रिची को संभालता है, उससे बोलता है मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तुम मेरी मदद करोगे क्या? वो रिची को वहाँ से ले जाता है और बोलता है मेरी कार को धक्का मारो। हालांकि उसकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस वो रिची को वहाँ से लाना चाहता था। अब वो रिची को अपनी कार में बैठाकर लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं रिची और अम्पारो कमिश्नर से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। लेकिन जब रिची कमिश्नर के केबिन में जाता है तो देखता है उसके फ्रेंड मंचादो की जगह पर वहाँ कोई और होता है। उससे पूछता है कि मंचादो कहाँ है? वो बोलता है मैं हूँ रोबाल्डो, यहाँ का नया कमिश्नर, और उनका तो कल ही ट्रांसफर हो गया। तो रिची कमिश्नर के केबिन से बाहर आता है और अपने फ्रेंड मंचादो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि एकाएक तुम्हारा ट्रांसफर क्यों हो गया? तो बताता है मेरा प्रमोशन हुआ है और इसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगा। तो रिची बोलता है मैं तुम्हारे मोबाइल पर एक फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, जरा देखो उसे। तो मंचादो फोटोग्राफ देख लेता है लेकिन रिची से बोलता है अभी मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, मैं बाद में देखूंगा। तो रिची बताता है हमारे होम मिनिस्टर की जान खतरे में है। तो मंचादो बोलता है देख अभी केस मैं नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों नए कमिश्नर से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि होम मिनिस्टर की जान खतरे में है। तो कमिश्नर बोलता है पूरी बात डिटेल में बताओ। तो रिची कमिश्नर को वो फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें 5 लोग होते हैं और वे बताता है इन 5 लोगों ने 1992 में एक्सपो को अंजाम दिया था। इसमें से 2 लोग 1 हफ्ते के अंदर मारे जा चुके हैं और दोनों लोगों के हाथ में किलर ने मरने के बाद एक टॉय छोड़ा है। तो कमिश्नर उन दोनों को तसल्ली दिलाता है और बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे और मैं अभी होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, शायद वो लोग बाद में तुमको कांटेक्ट करेंगे। अब रिची और अम्पारो कमिश्नर के केबिन
से बाहर आते हैं तो रिची एम्पारो से बोलता है, मैं अपना फोन कमिश्नर के टेबल पे भूल आया। वो दोबारा कमिश्नर के केबिन में जाता है और उसको बोलता है, मुझे पता है कि तुमने अपने टैबलेट पर कुछ भी नहीं नोट किया और मैं जानता हूँ ना तो तुम खुद कोई एक्शन लोगे और ना ही होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करोगे। अब कमिश्नर नाराज होता है और रिची को बोलता है कि मैं तुम लोगों से शराफत से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दोस्त की कंडीशन अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस केस का 92 के एक्सपो से कुछ लेना देना है, क्योंकि जो 2 लोग मारे गए उन दोनों ने मिलकर रियल एस्टेट में हजारों लोगों को चूना लगाया था, तो हो सकता है किलर उनमें से कोई एक हो। और तुम क्या चाहते हो कि तुम 2 पैग लगा कर आओगे और कुछ भी बोलोगे, मैं मान लूंगा। अब रिची वहाँ से बाहर आता है। अब रिची अपने घर जाता है और अपने कमरे की सफाई करता है और उसके बाद वो मेमोरी कार्ड जो उसने सीसीटीवी कैमरे से निकाली थी अब उसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है। वो देखता है कि धमाके के बाद एक नकाबपोश आदमी उस बिल्डिंग से बाहर जाता है और हम देखते हैं तभी एम्पारो भी रिची के घर आती है और रिची से बोलती है, उन 5 लोगों के बारे में मैंने पता लगाया, 2 मारे जा चुके हैं और एक तो अपना होम मिनिस्टर है और बाकी बचे 2, जिसमें से चौथा जिसका नाम जमरानो है वो अभी सीरिया के एक ओल्ड एज होम में रहता है और 5वां है फर्नांडो विक्टोरिया जिसका सीरिया में एक IT कंपनी है और मुझे लगता है कि हमें सीरिया चलना चाहिए और उन लोगों की जान बचानी चाहिए। तो रिची बोलता है ये पुलिस वालों का काम है और उनको अपना काम करने दीजिए। तो एम्पारो बोलती है, तुम चलो या ना चलो मैं तो सीरिया जरूर जाऊंगी। तो रिची बोलता है, आप ऐसे सीरिया नहीं जा सकती, वहाँ आपकी जान को खतरा होगा। मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में आपका बेटा है, आपको उसके बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। तो एम्पारो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची होम मिनिस्टर से मिलने एक फंक्शन में पहुँचता है। आज होम मिनिस्टर ने एक बुक भी लॉन्च किया था तो लोग होम मिनिस्टर का ऑटोग्राफ उस बुक पर ले रहे होते हैं। जब रिची होम मिनिस्टर के पास पहुँचता है तो उनसे बोलता है कि ग्रेन हैरो और वर्कार्सल की मौत कोई हादसा नहीं था और उस फोटो में आप भी हो तो अगला नंबर आपका हो सकता है। और तभी मिनिस्टर के गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो रिची का उनसे हाथापाई हो जाता है और इसके बाद रिची को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वही दूसरी तरफ हम एम्पायरो को देखते हैं जो सीरिया पहुंचती है और वो सीधा विक्टोरिया के ऑफिस जाती है, लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट एम्पायरो से बोलती है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप विक्टोरिया से नहीं मिल सकते। तो एम्पायरो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं एक नोट लिख के देती हूँ, आप उनको देना और एक मैसेज देना, वालकर्सल वाले हादसे में मेरे हस्बैंड की भी मौत हुई थी। अब एम्पायरो जैसे ही आगे बढ़ती है एक सफाई कर्मी एम्पायरो को बोलती है कि आपके पति के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन आप यहाँ से चली जाओ, आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। और फिर वो सफाई कर्मी औरत आगे बढ़ जाती है। ये बात एम्पायरो को थोड़ी अजीब लगती है और इधर हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट विक्टोरिया को एम्पायरो का लिखा हुआ और नोट देती है। अब एम्पायरो उसके ऑफिस से बाहर आती है और रिची को कॉल करके बताती है कि मैं अभी सीरिया में हूँ और मैं विक्टोरिया से मिलने की कोशिश की लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई। और तभी एम्पायरो देखती है वो सफाई कर्मी औरत जो उसे अभी ऑफिस के अंदर रोक रही थी वो जा रही होती है। तो एम्पायरो उसका पीछा करती है। वो औरत भागती हुई 92 वाले एक्सपो की जगह पे जाती है और एम्पायरो उसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँच जाती है। तो औरत उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो एम्पायरो बोलती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को किसने मारा। तो एम्पायरो वो फोटोग्राफ उसे दिखाती है। तो औरत बोलती है, मिस्टर विक्टोरिया के अलावा किसी को नहीं जानती। तो एम्पायरो बोलती है, तुम मिस्टर विक्टोरिया को मेरा मैसेज दे सकती हो और नहीं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ही दे दो। वो औरत मना करती है और बोलती है, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम नहीं जानती हो ये जगह खतरनाक है, यहाँ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, जैसे 92 में उस जहाज का डूबना और आग लगना, उसके अलावा भी बहुत कुछ। अब एम्पायरो एस्मरानो से मिलने ओल्ड होम जाती है तो देखती है उसकी मानसिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। वो बोलता है वो रॉकेट के नीचे है और उसमें आग लगानी होगी और वो कुछ आर्यन का नाम लेता है। इसके बाद वो एम्पायरो का हाथ पकड़ लेता है। एम्पायरो वहाँ से मुश्किल से भागती है। तभी हम देखते हैं उस किलर को। इस बार किलर ने मास्क नहीं पहना होता है और हम देखते हैं उसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है। और वही हम देखते हैं एस्मरानो को इंजेक्शन लगाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और जब स्वास्थ्य कर्मी एस्मरानो को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं तभी वहाँ किलर आ जाता है और अपनी गन को असेंबल करता है और उसको जिंदा जला देता है। ये सीन देखने में काफी भयानक होता है और किलर उसको मारने के बाद उसके हाथ में वही टॉय रख के चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कमिश्नर को देखते हैं जब उसको एक खबर मिलती है कि ओल्ड एज होम में जैमरानो को जिंदा जलाकर मारा गया और मारने के बाद किलर ने उसके हाथ में भी वही टॉय रखा था। अब कमिश्नर रिची को आजाद कर देता है और उससे बोलता है कि बाकी
बाकी कौन बचा है और उससे पूछता है कि पूरी बात बताओ। तो रिची उसको बताता है कि अभी 2 लोग और बचे हुए हैं, एक होम मिनिस्टर और दूसरा फर्नांडो विक्टोरिया जो IT कंपनी का मालिक है, और हमें इन दोनों को इन्फॉर्म करना होगा। तो कमिश्नर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे किसने रुकवाया होगा और तुम्हारे दोस्त मनचादो का ट्रांसफर किसने करवाया होगा? ये सब उस मिनिस्टर ने ही तो कराया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पुराने केस इस टाइम बाहर आए। तो इसलिए अब कोई बेवकूफी भरा कदम मत उठाना, कुछ भी करना तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब रिची अपना मोबाइल फोन ऑन करता है तो उसे एम्पारो का वो वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो सीरिया में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एम्पारो को देखते हैं जो रात में वही एक्सपो वाली जगह पर घूम रही होती है। तब तक उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है, वो उसको आवाज लगाती है, वो भागने लगता है। तभी वो बोलती है मैंने आज तुम्हें ओल्ड होम में देखा था। अब वो किलर एम्पारो को दौड़ाने लगता है, एम्पारो वहाँ से भागती है। तभी उसके सामने वो सफाई कर्मी औरत आ जाती है। तो एम्पारो अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है। वो देखती है किलर उसके पास आ रहा था, अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो एम्पारो उतनी ऊंचाई से नीचे पानी में जंप लगा देती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम रिची को देखते हैं जो ट्रेन में बैठा होता है और वो भी सीरिया जा रहा होता है, क्योंकि पिछली रात से ही वो एम्पायरो को कॉल करने का ट्राई कर रहा था लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। हम देखते हैं जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो एम्पायरो को वॉइस मेल डालता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा फोन बंद होने की वजह से मैं परेशान हूँ, जैसे तुम्हें वॉइस मेल मिले मुझे कॉल करो। जब वो सीरिया पहुँचता है तो रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी वालों को एम्पायरो का फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने इसको देखा है? तो सब के सब मना कर देते हैं। तो रिची एक टैक्सी हायर करता है और टैक्सी में बैठकर शहर के चारों तरफ घूमकर देखता है। वो ट्राई करता है कि अगर कहीं एम्पायरो सड़क के किनारे दिख जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 लड़के और एक लड़की रास्ते में ड्रिंक करते हुए जा रहे थे। तभी लड़की नदी किनारे हल्का होने जाती है और उसकी नजर एम्पायरो पर पड़ती है। एम्पायरो उसी नदी के किनारे बेहोश पड़ी होती है जिसमें उसने जंप लगाई थी। वो लड़के पुलिस को कॉल करते हैं और थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम आ जाती है और अब हम देखते हैं एम्पायरो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब एम्पायरो को होश आता है तो तुरंत ही अपने बेड से उठती है और जाने लगती है। हालांकि नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एम्पायरो उसकी बात नहीं मानती और आगे बढ़ती है। अब एम्पायरो एक मोबाइल के शॉप पर जाती है क्योंकि उसका मोबाइल भीगकर खराब हो गया था और वहीं वो लड़के उसके पर्स से उसका कैश और क्रेडिट कार्ड भी चुरा ले गए थे। ना तो एम्पायरो के पास पैसे ही थे और ना ही क्रेडिट कार्ड, और दुकान वाला उसके कपड़ों की हालत देखकर उसको फोन देने से मना कर देता है। तो एम्पायरो बोलती है तुम एक बार चेक तो करो, जिस ग्रुप का तुम्हारा स्टोर है उनके पास मेरा अकाउंट है, एक बार मुझे फोन मिलेगा और सिम डाल के जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं तुम्हारे पैसे पेमेंट कर दूंगी। लेकिन वो दुकानदार एम्पायरो को वहाँ से भगा देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं। जब रिची को एम्पायरो नहीं मिलती तो पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको इस औरत के बारे में कुछ पता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस दर्ज हो। वहाँ के पुलिस वाले उसको कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए तो पहले इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करो। और इधर हम एम्पायरो को देखते हैं, वो दूसरे मोबाइल की दुकान पर जाती है और वहाँ के दुकानदार से बोलती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन जो मेरा पुराना मोबाइल है वो अच्छे ब्रांड का है, तुम्हें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वो दुकानदार एम्पायरो से उसका मोबाइल और उसकी घड़ी ले लेता है और उसके बदले उसे नया फोन देता है। और जैसे एम्पायरो मोबाइल में अपना सिम डालती है तो देखती है कई सारे मैसेज और मिस कॉल का नोटिफिकेशन उसे आता है। तभी उसके पास फर्नांडो विक्टोरिया का कॉल आता है और उससे बोलता है तुम मेरे ऑफिस आई थी लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन अब हमें एक बार मिलना चाहिए। अब एम्पायरो विक्टोरिया से एक रेस्टोरेंट में मिलती है तो विक्टोरिया बोलता है सच बोलूं तो मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। जब मैंने वार्सकार्सल और डोमिंगो के बारे में सुना तो मुझे लगा ये इत्तेफाक की बात होगी, लेकिन जब मुझे कल जैमरानो की मौत के बारे में पता चला तब से मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि जैमरानो को भी उसी तरह जला के मारा गया है जैसे बाकियों को मारा गया। उसकी बात सुनकर एम्पायरो सरप्राइज हो जाती है। वो उसको बोलती है कि मैं जैमरानो से अभी कल ही तो ओल्ड एज होम में मिलकर आई। तो विक्टोरिया बोलता है उसे कल ही किलर ने जलाकर मार दिया और मारने के बाद उसके हाथ में भी एक टॉय छोड़ा था उसने, लेकिन उसके मरने की खबर किसी भी न्यूज में नहीं है क्योंकि होम मिनिस्टर नहीं चाहता कि उसके मरने की न्यूज बाहर आए। तो एम्पायरो पूछती है क्या इसके पीछे कोई राज है क्या? तो बोलता है वो छोड़ो,
ये देखो मेरे पर्सनल ईमेल पर एक धमकी भरा ईमेल आया है। जब एम्पारो उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है मुझे 3 मिलियन यूरो चाहिए, अगर तुमने नहीं दिया तो आग सच्चाई पर से पर्दा उठा देगी। तो एम्पारो पूछती है ये किस सच्चाई की बात कर रहा है। तो विक्टोरिया उसको बताता है कि इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और उस समय स्पेन में जश्न का माहौल था, क्योंकि स्पेन ने दुनिया पर फतह जो हासिल की थी। और वहीं एक्सपो के उद्घाटन से पहले हमने विक्टोरिया जहाज का एक रिप्लिका बनाया था और जिस दिन उस जहाज की लॉन्चिंग थी, लॉन्चिंग के दिन ही वो जहाज डूब गया। ऐसे तो हमें बताया गया कि उसके पतवार की गहराई कम थी, लेकिन मामला कुछ और ही था। और बताता है डोमिंगो पहले से ही एक बड़ा बिल्डर था और वहाँ के बिल्डिंग बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डोमिंगो को मिला था और जैमरानो म्युनिसिपल कमिश्नर था और बारकार्सल मेरा बॉस हुआ करता था और मैं था एक यंग लड़का जो अपने बॉस की हर ऑर्डर को पूरा किया करता था और पलासियो मार्केटिंग हेड था। और बाद में हमें पता चला कि वालकार्सल को एक धमकी भरा लेटर मिला था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। और कुछ दिन बाद हमें एक और लेटर मिला जिसमें दोबारा पैसे की डिमांड की गई थी और अमाउंट इतना ज्यादा था कि हम अरेंज नहीं कर पाते। तो हम लोग होम मिनिस्टर से मिले। हमें लगा कि सरकार हो सकता है हमारी सहायता करे, लेकिन होम मिनिस्टर ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया। और अगले दिन एक्सपो के एक टावर में आग लग गई। आग लगने का कारण तो किसी को नहीं पता था। और फिर हमें एक और लेटर मिला, लेकिन इस बार रकम बढ़ा दी गई थी। हम दोबारा होम मिनिस्टर से मिले तो इस बार सरकार हमारी मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो लोग ये रकम गंवाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया और ब्लैकमेलर ने जहाँ पैसे रखने को बोला था उसके चारों तरफ एजेंसी के लोग फैले हुए थे। लेकिन तभी वहाँ एस्टर का जुलूस आ जाता है और इस वजह से वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। लेकिन उन लोगों की नजर अभी भी उस कूड़ेदान पर थी जिसमें पैसे रखे हुए थे। तभी एक आदमी आता है और उस कूड़ेदान से एक पॉलीथिन निकालता है। उन्हें लगता है कि हमें ब्लैकमेलर मिल गया, वो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इन सब चक्करों में वहाँ भगदड़ मच जाती है। जब वो लोग उस आदमी के हाथ में लिए पॉलीथिन को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें तो सिर्फ कचरा होता है। अब वो लोग कचरे के डब्बे के पास जाते हैं और अपना ब्रीफकेस खोलते हैं तो देखते हैं ब्रीफकेस से सारे पैसे गायब हो चुके थे। वो बताता है कि ताज्जुब की बात ये थी कि हमारी नजर डब्बे से कभी हटे ही नहीं और कचरे वाले डिब्बे के पास वो सिर्फ भिखारी आया था। तो फिर वो पैसे कैसे गायब हो गए? हमने इतने सारे पैसे गंवा दिए थे तो किसी के सर पर तो बिजली गिरनी ही थी और जूनियर होने की वजह से सारे इल्जाम मुझे अपने सर पर लेने पड़े। वही एम्पायरो विक्टोरिया से बोलती है कि जब मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी तो तुम्हारे ऑफिस में एक सफाई कर्मी है जिस औरत का नाम है रोजी। उसने मुझे बोला था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे लगता है उसे जरूर इस केस के बारे में कुछ तो पता है। तो विक्टोरिया बोलता है ऐसे तो मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। और तभी एम्पायरो के पास रिची का कॉल आता है और रिची से बात करने के लिए बाहर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किलर को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है और जैमरानो के फोटो पर क्रॉस मारता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उस फोटोग्राफ में सिर्फ 4 लोग थे, उनमें विक्टोरिया नहीं था। और हम देखते हैं किलर एक बम को उसी टॉय के अंदर सिलता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रिची अब एम्पायरो से मिलता है और एम्पायरो को बोलता है कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो एम्पायरो बताती है कि मैंने किलर को देखा और उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। और वही एम्पायरो रिची को उस औरत के बारे में बताती है जिसका उस दिन वो पीछा कर रही थी। और तभी कमिश्नर का कॉल रिची के पास आता है तो रिची उसको बताता है कि वह एम्पायरो से मिला और एम्पायरो अभी ठीक है। अब रिची एम्पायरो को बताता है कि कमिश्नर भी यहीं आ रहा है और वो हमारे साथ है। अब हम सब मिलकर उस किलर को ढूंढेंगे। अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वही हम किलर को देखते हैं जो कि एक टब में कुछ लिक्विड डालकर उसके अंदर लेटा हुआ था और हम ये भी नोटिस करते हैं उसका पूरा शरीर जला हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एम्पायरो, रिची और कमिश्नर विक्टोरिया से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। जब विक्टोरिया रिची और कमिश्नर के बारे में पूछता है कि ये लोग कौन है तो एम्पायरो उनका परिचय कराती है। तो विक्टोरिया बोलता है जो भी मैंने आपको बताया था वो कॉन्फिडेंशियल था, अगर पुलिस को इन्वॉल्व करना होता तो मैं ही कर देता। तो कमिश्नर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद हम तुम्हारी लाश से मिलने आएंगे। अब विक्टोरिया उनसे नॉर्मल बातें करता है। तो कमिश्नर पूछता है कि क्या कभी तुम उस ब्लैकमेलर से मिले हो, यानी कि कभी तुमने उसको देखा हो? तो विक्टोरिया बताता है ब्लैकमेलर हमेशा हमें लेटर ही लिखता था, वो हमसे कभी नहीं मिला। तो कमिश्नर बोलता है क्या मैं वो लेटर देख सकता हूँ? तो विक्टोरिया उन लोगों को लेकर एक स्टोरेज जैसी जगह पर जाता है और उनको बोलता है कि पिछले 10 सालों से यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ
पर एक्सपो से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं, जैसे पेपर, रिपोर्ट्स। और वही विक्टोरिया कमिश्नर को उस ब्लैकमेलर के लेटर दिखाता है और बताता है ये तो सिर्फ फोटो कॉपी है, ओरिजिनल तो अभी भी पुलिस के पास है। अब विक्टोरिया वहाँ से चला जाता है और बाकी लोग वहाँ के डॉक्यूमेंट की चेकिंग करते हैं। और वही दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं, वो अब रेडी हो रहा था और तभी एम्पायरो को एक फाइल मिलती है। तो रिची से पूछती है कि वो जहाज कब डूबा था, उसका एग्जैक्ट डेट बताओ। तो रिची बताता है 7 फरवरी 1992। तो एम्पायरो बताती है कि यहाँ लिखा हुआ है उस दिन यहाँ गार्ड की संख्या बहुत कम थी। नॉर्मल दिनों में गार्ड की संख्या 40 से 50 होती है, लेकिन उस दिन सिर्फ 15 गार्ड थे। तो रिची बोलता है अच्छा एक काम करो, 18 फरवरी चेक करो, क्योंकि 18 फरवरी को भी वहाँ एक घटना हुई थी, वहाँ आग लग गई थी। तो एम्पायरो चेक करती है और बताती है 18 फरवरी को सिर्फ 12 गार्ड थे। तो कमिश्नर बोलता है इसका मतलब ब्लैकमेलर को पता था कि उस दिन गार्ड की संख्या। तो रिची बोलता है हो सकता है सिक्योरिटी हेड ही ब्लैकमेलर हो। तो कमिश्नर रिची से बोलता है जैसा विक्टोरिया ने बताया उन सब की निगाहें उस बैग पर थी जिसमें वो पैसा रखा था, तो सिक्योरिटी हेड वो पैसा वहाँ से कैसे निकालता। तो रिची बोलता है अगर सिक्योरिटी हेड ने उस बैग में पैसे डाले ही ना हो तो क्या करोगे। और वही दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो विक्टोरिया के ऑफिस जाता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। और वही रोजी उस किलर को देख लेती है, उसका पीछा करती है। तो देखती है किलर विक्टोरिया के केबिन में जाता है। अब रोजी विक्टोरिया के केबिन में जाती है तो देखती है उसके चेयर पर एक टॉय रखा होता है और उसके अंदर वो बम फिट होता है। इसके पहले रोजी समझ पाती वो बम ब्लास्ट हो जाता है, रोजी दूर जाकर गिरती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं धमाके के बाद उसकी आवाजें कमिश्नर, रिची और एम्पायरो को सुनाई देती है। अब वो तीनों भागते हुए विक्टोरिया के ऑफिस की तरफ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं सब तरफ भगदड़ मची होती है। जब वे विक्टोरिया के ऑफिस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब तरफ धुआं धुआं होता है और वहीं उन्हें रोजी दिखती है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। जब रिची आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ विक्टोरिया दिखता है जिसकी हालत भी बहुत ही बुरी होती है और वो देखता है किलर ने उसके हाथ में भी वही टॉय रखा था। अब उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब एम्पायरो रिची से बोलती है वो औरत बेचारी बुरी तरह जल गई है। तो रिची बोलता है वो बेचारी औरत तो नहीं है, मुझे लगता है वही किलर हो सकती है। तो एम्पायरो बोलती है नहीं वो किलर नहीं हो सकती, वो मुझे कुछ मैसेज देना चाहती थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई। अब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाकर स्मोक करते हैं और तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है। तो रिची बोलता है अगला टारगेट अब वो मिनिस्टर है। तो कमिश्नर बोलता है कि अभी मिनिस्टर तो जापान के दौरे पर है और मुझे नहीं लगता कि खूनी उनके पीछे जापान जाएगा। और ये भी बताता है कि विक्टोरिया को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो तीनों विक्टोरिया से मिलने जाते हैं। तो कमिश्नर विक्टोरिया से पूछता है क्या तुमने किलर को देखा। तो विक्टोरिया बोलता है बिल्कुल नहीं, उस टाइम मैं तो बाथरूम में था, मुझे धमाके की आवाज आई और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब रिची विक्टोरिया से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक्सपो के उस सिक्योरिटी हेड के बारे में कुछ बता सकते हो। तो विक्टोरिया बोलता है हाँ वो बहुत ही अच्छा इंसान था, ऐसे भी मैं उसके बारे में जो भी जानता था वो पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। तो कमिश्नर बोलता है मुझे लगता है कि सिक्योरिटी हेड ही इस काम में शामिल था, क्योंकि सिक्योरिटी हेड ने ही वो पैसों से भरा बैग उस कचरे के डब्बे में रखा था और हमारा मानना है कि उस बैग में पैसे थे ही नहीं, उसने पैसे पहले ही निकाल लिए थे। और वही एम्पायरो बोलती है कि हादसे वाले दिन उसने कम सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पे लगाया था बाकी नॉर्मल दिनों की तुलना में। तो विक्टोरिया बोलता है मुझे याद आया वो किसी अमेरिकन लड़की के चक्कर में पड़ गया था और जिसकी वजह से मियामी शिफ्ट हो गया था। अब विक्टोरिया बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डर है कहीं कातिल दोबारा ना आ जाए। तो रिची बोलता है जब आप हमें बेहोश मिले तो आपके हाथों में भी वो टॉय था, मुझे लगता है किलर ये सोच रहा है कि आप मारे जा चुके हो तो इसलिए आपको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अब वो लोग विक्टोरिया को रात में हॉस्पिटल से चुपचाप निकाल कर ले जाते हैं और विक्टोरिया को उसके घर में शिफ्ट कर देते हैं। तो रिची विक्टोरिया से बोलता है कि कोशिश करना पर्दों से दूर रहना और कुछ भी हो जाए घर से बाहर कभी मत जाना। तो विक्टोरिया बोलता है इसका मतलब तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो उस मिनिस्टर की रक्षा करने के लिए। तो रिची बोलता है ऐसा नहीं है। और तभी रिची को एक कॉल आता है तो उसे पता चलता है विक्टोरिया को
जो ईमेल भेजा गया था उसका आईपी एड्रेस मियामी का है। अब वहाँ से जाने से पहले रिची विक्टोरिया को अपना कार्ड देता है और बोलता है आपको कभी भी और कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फॉरेंसिक टीम विक्टोरिया के ऑफिस में एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है तो फॉरेंसिक की लीड उसको बोलती है कि जो भी बम यहाँ इस्तेमाल किया गया वो होममेड था और मुझे लगता है वो किसी टॉय के अंदर रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे टॉय के टुकड़े हैं, लेकिन पिछले क्राइम सीन पर मिले पैरों के निशान यह हम मैच नहीं करते। इसका मतलब हो सकता है किलर ने अपना भेष बदला हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरो अब मियामी के लिए निकलते हैं। रास्ते में जब वो फ्लाइट में होते हैं तो रिची को डर लगने लगता है और वो चाहता है कि वो बियर पिए, लेकिन एम्पायरो उसको मना करती है, बोलती है तुमने इतने दिनों से ड्रिंक छोड़ रखी है तो फिर आज क्यों। तो रिची बोलता है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ। तो एम्पायरो बोलती है हम यहाँ अब काम की बातें नहीं करेंगे, अब हम कुछ पर्सनल बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हें काम के अलावा क्या पसंद है। तो बोलता है मुझे शराब पसंद है, इसके अलावा मेरे पास पर्सनल बात करने को कुछ है ही नहीं। तो एम्पायरो बोलती है कि घटना वाले दिन से एक दिन पहले मेरी और अल्बारो की लड़ाई हो गई थी, तो मैं दूसरे दिन उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंची, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची वो ब्लास्ट हो गया। और एम्पायरो बोलती है कि उसकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो कभी शराब नहीं पीता था। तो रिची बोलता है ऐसा नहीं है, वो आपसे मिलने से पहले शराब पीता था, लेकिन जब से आप उसकी जिंदगी में आई तब से उसने शराब पीना छोड़ दिया। अब एम्पायरो अपने हस्बैंड को याद करके रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कमिश्नर को देखते हैं जो फॉरेंसिक की हेड मारिया को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्राइम सीन पर जो नए कदमों के निशान मिले थे उसके रिपोर्ट का क्या हुआ। तो मारिया बोलती है उस पर मैं कल काम करूंगी, आज की मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो कमिश्नर जल्दी पता करने की रिक्वेस्ट करता है। अब अगले दिन मारिया कमिश्नर को कॉल करती है और उसको बताती है कि कई सारे टेस्ट करने के बाद आखिरकार वो मुझे मिल ही गया, ये एक प्रो फोकस है और उसका मॉडल नंबर है 68। तो कमिश्नर कहता है थैंक यू, अब चिल करो, बाकी मैं देख लूंगा। और इधर हम देखते हैं रिची और एम्पायरो अब मियामी पहुंच जाते हैं और उस होटल में जाते हैं जहां रिची ने अपना कमरा बुक किया था, लेकिन रिची पहले अकेला आने वाला था इसलिए उसने सिंगल रूम बुक किया था। जब वो लोग होटल के मैनेजर से एक और रूम के बारे में बात करते हैं तो बोलता है मेरा होटल फुल हो चुका है और आपको पूरे मियामी में आज कोई भी होटल खुला नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है और इस वजह से सारे होटल अभी क्लोज हैं। अब रिची कमिश्नर को वॉइसमेल डालता है और उसको बोलता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, सोर्स आईपी मियामी का नहीं किसी और कंट्री का था और मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी पता किया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की और यहाँ भयंकर तूफान भी आ गया है। तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब हम देखते हैं एम्पायरो उस तूफान से डर रही होती है तो रिची बोलता है यहाँ तूफान आना आम बात है, अब बियर पियो और चिल करो। अब दोनों खूब सारा ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद नशे में धुत होकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब रिची की नींद खुलती है एम्पायरो बोलती है रात में मुझे एक आइडिया आया और उसके बाद तो मेरी नींद ही उड़ गई। हो सकता है वो सिक्योरिटी हेड शादी के बाद अपनी वाइफ का सरनेम यूज करता हो और यही वजह है कि इमिग्रेशन में उसका नाम नहीं है। तो रिची बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, हमें चेक करना चाहिए। तो एम्पायरो बोलती है वो सब मैंने पहले से चेक कर रखा है और मुझे उसका एड्रेस भी मिल गया है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वहाँ पहुँचना है। और वहीं दूसरी तरफ मारिया कमिश्नर को कॉल करती है और उसको बताती है कि औरत जो अब तक कोमा में थी उसको होश आ गया है। और इधर हम देखते हैं एम्पायरो और रिची उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात लुइस की वाइफ से होती है। वो लोग पूछते हैं कि लुइस कहाँ है। वो औरत बताती है कि लुइस को मरे तो 5 साल हो गए। तो रिची पूछता है आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। तो बताती है 5 साल पहले की बात है, एक रात ये मगरमच्छ उसे नोच नोच कर खा गए। फिर औरत हंसती है और उनको बोलती है मैं मजाक कर रही थी, उसको कैंसर हो गया था। तो रिची पूछता है आखिर वो यहाँ पर करता क्या था। तो बोलती है वो स्पेन से बहुत सारी दौलत लेकर आया था और उसने यहाँ पर अपना जिम खोला, फिर बाद में उसके बहुत सारे ब्रांचेज भी खोले, लेकिन बाद में उसके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए और उसके सारे जिम सेंटर भी बंद हो गए। फिर औरत पूछती है तुम लोग कौन हो और मेरे पति के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो। वो बताते हैं हम जर्नलिस्ट हैं और 92 में हुए एक्सपो पर स्टोरी लिख रहे हैं। फिर रिची
उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर कमिश्नर को भेजता है। अब कमिश्नर रिची को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मेरे पास दो न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है। अच्छी ये है कि रोजी को अब होश आ गया है और बुरी न्यूज मुझ पर इंक्वायरी बैठने वाली है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। अब कमिश्नर रोजी के पास जाता है और उससे पूछता है ब्लास्ट वाले दिन आपने वहाँ क्या देखा? तो रोजी बताती है मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। तो कमिश्नर पूछता है अच्छा ये बताओ कि तुम उसके ऑफिस में करने क्या गई थी? तो रोजी कुछ नहीं बोलती और फिर एकाएक बोलती है कि वो बम मैंने ही लगाया था। और फिर रोजी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो हॉस्पिटल के स्टाफ कमिश्नर को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। अब कमिश्नर रिची को कॉल करता है और रिची को बताता है कि वो औरत झूठ बोल रही है, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। और वही दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं। अब वो रोजी के रूम में पहुंच चुका था। वो रोजी की हालत देखकर रोने लगता है क्योंकि रोजी ने ही उस किलर को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब रोजी उसको बोलती है कि मुझे आजाद कर दो। तो किलर उसके चेहरे पर तकिया रख देता है और दम घुटने से रोजी की मौत हो जाती है। अब कमिश्नर दोबारा रोजी के रूम में जाता है तो देखकर दंग रह जाता है क्योंकि रोजी अब मर चुकी थी। वो तुरंत ही बाहर आता है। वो समझ जाता है कि किलर कहीं अभी आसपास होगा और तभी उसे हुडी पहने वो किलर नजर आता है। वो उसका पीछा करता है। अब किलर अपनी बाइक से भागने लगता है तो कमिश्नर एक टैक्सी वाले को बोलता है उसका पीछा करने के लिए। वो किलर भागता हुआ एक्सपो के पास बनी हुई एक टावर में पहुंच जाता है। वो टावर के ऊपर चढ़ जाता है और कमिश्नर भी उसका पीछा करता हुआ वही टावर के ऊपर पहुंचता है। तो कमिश्नर देखता है कि टावर के ऊपर कई सारे वही क्रोटॉय रखे हुए थे और बड़े बड़े बॉक्सेस। वो किलर उन्हीं में से एक बॉक्स में छिपा होता है। तो किलर कमिश्नर को धक्का देता है और कमिश्नर टावर की हाइट से नीचे गिर जाता है। अब कमिश्नर बुरी तरह जख्मी होता है। वो अपना फोन निकालता है और रिची को कॉल करता है और रिची को बोलता है कि मैंने किलर का पता लगा लिया है। किलर ने रोजी को हॉस्पिटल में मार दिया। मैं उसका पीछा करते हुए 92 एक्सपो वाली जगह पर आया और मैंने देखा यहाँ बहुत सारे क्रो वाले टॉय रखे हुए हैं। तो रिची बोलता है तुम अभी वहाँ से निकलो और टीम को कॉल करो। तब तक वहाँ किलर आ जाता है और कमिश्नर का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम देखते हैं किलर कमिश्नर को घसीटता हुआ उसी कमरे में ले जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं रिची और अम्पारो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से कमिश्नर ने कॉल किया था और देखते हैं वहां सब तरफ खून फैला होता है। तभी रिची नोटिस करता है खून के निशान जो कमिश्नर को घसीटे जाने पर बना था। वो उसका पीछा करते हुए उस कमरे में पहुँचता है तो उन्हें कमिश्नर की डेड बॉडी मिल जाती है। किलर ने कमिश्नर की डेड बॉडी को उसी टब में डाल रखा था जिसमें वो लिक्विड भरा था। अब रिची पुलिस को कॉल करता है और तभी उन्हें वहाँ कुछ गिरने की आहट आती है। जब वो दोनों उस साइड में जाकर देखते हैं तभी किलर उन पर हमला कर देता है। वो लोग गिर जाते हैं और किलर वहाँ से भागने लगता है। रिची उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। किलर भागता हुआ बाहर झाड़ियों की तरफ जाता है। रिची उसका पीछा करता है लेकिन रिची भी घायल होता है तो उसका बहुत दूर तक पीछा नहीं कर पाता और किलर वहाँ से भागने में सफल होता है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग रिची से पूछताछ करते हैं। तो ऑफिसर पूछती है कि तुम यहाँ से भागे क्यों? रिची बोलता है मैं भागा नहीं था, मैं तो किलर का पीछा कर रहा था। वो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि कमिश्नर की डेड बॉडी यहीं पर है? तो बोलता है जब कमिश्नर हाइट से गिरे तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया था लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचते किलर ने उन्हें मार दिया था। तो पुलिस ऑफिसर पूछती है कि लास्ट वीक तुम्हें होम मिनिस्टर को धमकी देने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। तो बोलता है मैं उन्हें धमकी देने नहीं गया था, मैं तो उन्हें वार्न करने गया था कि उनकी जान खतरे में है। तो ऑफिसर बोलती है कि जब तुम्हारे पास कमिश्नर को कॉल आया था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुम उसी समय हमें इन्फॉर्म करते तो शायद हम कमिश्नर की जान बचा सकते थे। अब रिची कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सामने देखता है कि कमिश्नर की डेड बॉडी अब जिंदा हो गई थी। इससे पहले उसे अल्वारो का मुर्दा दिखता था, अब उसे कमिश्नर का भी मुर्दा दिखने लगता है। तो किसी को कुछ बोलता नहीं, चुप हो जाता है क्योंकि उसे एक तरह की बीमारी थी। और वही दूसरी तरफ हम अम्पारो को देखते हैं जिसके सामने रोजा की केस फाइल रखी होती है। वो केस फाइल को देखती है, उसमें रोजा के घर का एड्रेस होता है। अब थोड़ी देर बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले रिची और अम्पारो को छोड़ देते हैं और वही हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रिची और अम्पारो की बातें सुनती है। अब हम देखते हैं रिची अपने होटल पहुँचता है और ड्रिंक करने लगता है और बोलता है वो कमिश्नर बेचारा मेरी वजह से मारा गया। पहले मैं उसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर समझता
समझता था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। तो अम्पायरो रिची से बोलती है, मैंने रोजा के घर का एड्रेस याद कर लिया है, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ किलर के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। लेकिन रिची जाने से मना कर देता है। रिची के मना करने के बाद अम्पायरो रोजी के घर पर अकेले ही जाती है। जब अम्पायरो रोजी के घर पहुँचती है तो देखती है वहाँ ताला लगा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उससे बोलता है, तुम्हारे पास €1 है क्या? तो अम्पायरो मना कर देती है। फिर अम्पायरो उससे बोलती है, अगर तुम रोजी के घर का ताला तोड़ दो तो मैं तुम्हें €50 दूंगी। वो लड़का बोलता है, मैं ताला तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें रोजी के घर के अंदर पहुंचा दूंगा, क्योंकि रोजी अपना विंडो हमेशा खोल के रखती है अपनी बिल्ली के लिए। तो अम्पायरो बाहर के रास्ते रोजी के घर के अंदर पहुंचती है। अब अम्पायरो रोजी के घर की तलाशी लेती है। तभी उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है। तो अम्पायरो फ्रेम को तोड़कर उस फोटो को निकाल कर अपने पर्स में रख लेती है। तभी अम्पायरो देखती है कि वो लड़का जिसने उसकी हेल्प की थी रोजी के घर में घुसने के लिए, वो अपने आवारा दोस्तों के साथ उसी घर में आ जाता है। तो अम्पायरो डर जाती है और भागकर बाथरूम में छुप जाती है। और वही अम्पायरो को रोजी के बाथरूम में कुछ ड्राइंग किए हुए पेज मिलते हैं और इधर बाहर से वो आवारा लड़के दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। तभी अम्पायरो को एक लेडीज की आवाज आती है। वो बोलती है, बाहर आ जाओ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। जब अम्पायरो दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं ये वही पुलिस ऑफिसर होती है जिसको हमने थोड़ी देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर में देखा था। वो अम्पायरो को बचाते हुए उस घर से बाहर लाती है। तो हम देखते हैं वो पूरा मोहल्ला ही मवाली और गुंडों का था। वो मुश्किल से अम्पायरो को लेकर वहाँ से भागती है। अब रास्ते में वो पुलिस ऑफिसर अम्पायरो से पूछती है कि तुम ऐसी गंदी जगह पर अकेले क्यों गई थी? तो अम्पायरो बोलती है, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम उस घर में क्या कर रही थी? तो पुलिस ऑफिसर बताती है, मेरा नाम कारमेन है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारा पीछा पुलिस हेडक्वार्टर से ही कर रही थी। और कारमेन बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड की डेथ उस ब्लास्ट में हुई थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम मुझे पूरी बात बताओगी। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो कारमेन अम्पायरो से पूछती है, क्या तुम कमिश्नर को जानती थी? तो बोलती है, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते पहले ही उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। और वही अम्पायरो कारमेन को बताती है कि कुछ दिन पहले 1992 के एक्सपो के पुरानी जगह पर ले गया था जहां बहुत सारे पेपर थे। वही मैंने कुछ वीडियो टेप भी देखा था और मुझे लगता है हमें वो टेप चेक करने चाहिए। अब कारमेन और अम्पायरो वहां जाती हैं और वहां के गार्ड से अम्पायरो बोलती है कि कल मैं यहाँ आई थी और मेरे घर की चाबी यही कहीं गिर गई है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? अब अम्पायरो उस गार्ड को अपने बातों में उलझा के रखती है और तभी अपनी चाबी 2 अलमारी के बीच में गिरा देती है। उसको बोलती है कि जब कल हम यहाँ आए थे और वो धमाका हुआ तो शायद ये चाबी उसी समय इन अलमारियों के बीच में गिर गई होगी। अब वो दोनों चाबी निकालने की कोशिश करते हैं और इधर हम देखते हैं कारमेन अम्पायरो द्वारा बताए गए उन वीडियो टेप को चुरा लेती है। अब दोनों वहाँ से बाहर आती हैं तो कारमेन बोलती है, हमें इन वीडियो टेप को किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कराना होगा। तो अम्पायरो कारमेन को लेकर उसी दुकान पर जाती है जहाँ से उसने अपना मोबाइल खरीदा था और उस लड़के को बोलती है कि आज दोपहर तक तुम्हें सारे कैसेट एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने हैं। पहले तो लड़का मना करता है, फिर कारमेन उसे अपने पुलिसिया अंदाज में धमकाती है। तो बोलता है €20 लगेंगे और दोपहर तक मैं इन्हें ट्रांसफर कर दूंगा। और हम देखते हैं वो लड़का सारे वीडियो को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके उन्हें दे देता है। अब कारमेन अम्पायरो को लेकर अपने ऑफिस जाती है, उन पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में प्लग करती है। वो कई सारे वीडियो फुटेज चेक करती है और हम देखते हैं उन वीडियो फुटेज में विक्टोरिया और उसके 4 दोस्त भी होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अम्पायरो की नजर 3 लड़कियों पे पड़ती है जो कि कालगल होती हैं और अम्पायरो को याद आता है कि रोजी के घर पर जो उसे फोटो मिला था उनमें भी यही 3 लड़कियां हैं। तो अम्पायरो कारमेन को वो फोटोग्राफ दिखाती है और बोलती है, ये देखो, ये फोटोग्राफ मैंने रोजी के घर से चुराया था और इस फोटोग्राफ में जो 3 लड़कियां हैं और इस सीसीटीवी फुटेज में जो 3 लड़कियां हैं वो सेम है और उनमें से एक वो रोजी होती है जिसकी मौत अभी कुछ दिन पहले हुई थी। और दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और तभी उसके हाथ से एक फाइल गिरती है। ये फाइल रिची एक्सपो वाली जगह से लाया था। तो देखता है उस फाइल के अंदर कई सारे बिल होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कारमेन को उस फोटोग्राफ में एक जगह का नाम दिखता है। तो कारमेन अम्पायरो से बोलती है, मुझे इस जगह के बारे में पता है। जब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं तो देखती हैं वो जगह एक बार होती है। जब वो लोग वहाँ उन 3 लड़कियों के बारे में पूछताछ करते हैं तो वहाँ के बाउंसर
बाउंसर उन दोनों को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। तो एम्पायरो उसके बॉस को वो फोटोग्राफ दिखाती है तो बोलता है मैं इन तीनों में से किसी को नहीं जानता। तभी एम्पायरो को याद आता है 1992 के एक्सपो वाले फुटेज में उसने उस आदमी को देखा था। तो एम्पायरो पूछती है कि तुम भी 1992 में एक्सपो वाली जगह पर इन 3 लड़कियों के साथ थे। लेकिन वो बंदा अपने बाउंसर से बोलता है कि इन दोनों को ले जाओ, बाहर फेंक दो। जैसे वो दोनों बाउंसर उन दोनों को लेकर बाहर आते हैं तभी कारमेन अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है और उस डिवाइस को टच करते ही उन दोनों को बिजली का शॉक लगता है और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक औरत दिखती है। वो औरत उनसे पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें और तुम किसकी तलाश में हो। जब एम्पायरो अपने बैग से वो फोटो निकालती है तो औरत उसको बोलती है यहाँ नहीं, हमें कहीं और चलना चाहिए। जब रिची उन बिल्स को चेक करता है वो देखता है कई सारे बिल रोमिरो नाम के एक आदमी के नाम पर बनी थी। तो रिची विक्टोरिया से मिलने उसके घर जाता है और पूछता है कि रोमिरो कौन है। तो विक्टोरिया बोलता है कौन रोमिरो। तो रिची बोलता है वही रोमिरो जो 1992 के समय में बहुत सारे धंधे चलाता था कालगल सप्लाई करने के। तो रिची अपने जेब से वो बिल निकालता है और उसे दिखाते हुए पूछता है कि एक्सपो खत्म होने के बाद आपने उसे 100 मिलियन का ट्रांसफर किया था, अब बताइए किस लिए। तो पहले तो विक्टोरिया कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब रिची बोलता है कि मैं तुम्हें अब घर से बाहर ले जाऊंगा ताकि किलर तुम्हें देख सके और कुछ दिनों बाद किलर तुम्हें भूनकर सीख कबाब बना देगा, तो विक्टोरिया बोलता है कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो औरत एम्पायरो और कारमेन को बताती है हम तीनों को कोलंबिया से यहाँ लाया गया था, जिसमें मैं, मार्गरेट और रोजी थे, जिसमें मार्गरेट का एक बेटा भी था। मुझे और रोजा को कुछ तो आइडिया था यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मार्गरेट को लगता था कि उसे यहाँ पर एक वेटर की नौकरी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ हमें काल गर्ल के काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। और दूसरी तरफ विक्टोरिया बताता है कि उस जमाने में हम अक्सर पार्टियां क्या करते थे और जब किसी इन्वेस्टर को खुश करना होता था तो उसके लिए हम लोग कालगल को बुलाते थे। और वो बताता है कि एक रात हम सब पार्टी कर रहे थे और वहाँ 3 कालगल को बुलाया गया था, लेकिन हम सब कालगल के सामने जाने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगाया करते थे ताकि वो हमें पहचान न सके। और लड़कियां सप्लाई का काम रोमिरो देखता था। उस रात मार्गरेट के साथ उसका बेटा भी वहाँ आया होता है और वहीं एक हादसे के दौरान मार्गरेटो की मौत हो जाती है। और उसके बाद रोमिरो बाकी बची 2 लड़कियों और मार्गरेट के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम सब डरे हुए थे और परेशान भी थे कि अब हम क्या करें। फिर हमने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। वो हमारी मदद करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसके बदले में उसने मोटी रकम मांगी। तो उसने मार्गरेट की लाश को वही छिपा दिया और दूसरे दिन उस जहाज की लॉन्चिंग थी तो उसको डुबाने का आइडिया भी उसी का था। और उसी रात सिक्योरिटी हेड ने वहाँ आग लगा दी और आग लगने की वजह से मार्गरेट की डेड बॉडी अंदर ही जल गई और हमने सबको बाहर बताया कि यह एक एक्सीडेंट था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस औरत को देखते हैं जो एम्पायरो और कारमेन को बताती है कि उस रात के बाद हमने मार्गरेटा को कभी नहीं देखा, लेकिन उसका बेटा उसको ढूंढते हुए वहाँ दोबारा गया। और अगले दिन जब रोजी उसको ढूंढती हुई वहाँ गई तो उसने देखा कि मार्गरेट का बेटा पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन अभी वो जिंदा था। तो रोजी ने उसे अपने साथ रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसे आज एक कोरियर मिला था और पार्सल के अंदर एक पेन ड्राइव होता है। जब वो पेन ड्राइव को चेक करता है तो उसके अंदर वही फुटेज होता है जिस रात मार्गरेटा की मौत हुई थी। क्योंकि मार्गरेटा की मौत मिनिस्टर की वजह से हुई थी तो मिनिस्टर डर जाता है। और दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो उस रात हुई घटना के बारे में सोचता है। और हम देखते हैं सीन पास्ट में चला जाता है। उस रात जब मार्गरेट बिल्डिंग के अंदर जाती है तो रोमिरो मार्गरेट के बेटे को पास वाले टावर में खेलने के लिए भेज देता है। वो टावर पर चढ़कर दूरबीन से देखता है तो देखता है उसके माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो नीचे आता है लेकिन तब तक रोमिरो उसको रोजा के साथ वापस भेज देता है। और वो लड़का दूसरे दिन मौका पाकर फिर से उस बिल्डिंग में जाता है और अपनी माँ की डेड बॉडी को ढूंढता है। और तभी वहाँ वो सिक्योरिटी चीफ उस बिल्डिंग में आग लगा देता है। वो लड़का अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर बाहर आता है लेकिन अपनी माँ के साथ वो भी जल जाता है। और अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हम देखते हैं वही लड़का जो अब किलर है अपनी फायर गन लेकर रोमिरो के ऑफिस पहुंचता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है।
एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रिची को देखते हैं जो विक्टोरिया से रोमेरो का एड्रेस लेकर उसके क्लब में पहुंचता है। तो रिची देखता है पूरा क्लब खाली था, वहां कोई भी नहीं था। वहीं रिची को एक कमरे के अंदर से धुआं निकलता दिखता है। वो कमरे के अंदर जाता है तो देखता है एक जली हुई डेड बॉडी चेयर पर पड़ी होती है और वहीं पास में एम्पायरो का फोन रखा होता है। रिची को लगता है कि किलर ने एम्पायरो को ही मार दिया। वो चीखने लगता है और उसी समय रिची के पास एम्पायरो का कॉल आता है। एम्पायरो की आवाज सुनकर उसके जान में जान आती है। वो बोलता है कि मैं डर गया था कि कहीं किलर ने आपको तो नहीं मार दिया। अब एम्पायरो बोलती है मुझे पता चल गया है कि किलर कौन है। वो बताती है कि 1992 में यहाँ एक्सपो के दौरान एक घटना हुई थी जहाँ एक कालगल की मौत हो गई थी और उसकी मौत को छुपाने के लिए इन लोगों ने उस बिल्डिंग में आग लगा दी। तो रिची बोलता है हाँ मुझे पता है, वो कालगल कोलंबिया से थी। तो एम्पायरो बोलती है उसी कालगल का लड़का किलर है जो अपनी माँ का बदला इन लोगों से ले रहा है। तो रिची बोलता है तो हमें जल्द से जल्द मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना होगा और तुम्हें नहीं पता कि हम कहाँ फंसे हैं, तुम मुझसे मिलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस मिनिस्टर को देखते हैं। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो डरा हुआ था। वो अपने लीगल एडवाइजर से बात करता है तो उसका लीगल एडवाइजर बोलता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। लेकिन मिनिस्टर बोलता है अगर हम पुलिस के पास गए तो वो लोग इस वीडियो को पब्लिश कर देंगे और फिर मेरा करियर खत्म हो जाएगा और वो किलर पागल हो गया है, अगर उसे मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे मार देगा। तो मिनिस्टर का लीगल एडवाइजर बोलता है आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आप उसे दे सको और जहाँ तक मैं जानता हूँ पार्टी की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। वो सलाह देता है कि आपको अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, उसके घर वाले काफी रईस हैं, वो पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्पायरो रिची को बताती है किस तरह से कारमैन ने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिनिस्टर को देखते हैं। वो अपने एक पर्सनल गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि सारे पैसे एक बैग में रखो, अरे पैसे ले जाकर तुम उस लॉकर में रखोगे जिस लॉकर का नंबर हमें किलर ने दिया है। तो मिनिस्टर उसे लॉकर का नंबर और लॉकर की चाबी देता है और बोलता है पैसा रखने के बाद तुरंत मुझे कॉल करना। अब हम देखते हैं वो मिनिस्टर का आदमी एक मेट्रो स्टेशन में जाता है और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को हटाता है और चुपके से अंदर चला जाता है। अब वो लॉकर को खोलता है और बैग को लॉकर के अंदर रखता है। फिर बैग को खोलता है और उसमें से पैसे निकालकर लॉकर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने दिखाता है और वैलिडेट करता है कि बैग में पैसे पूरे हैं। बैग रखने के बाद वो लॉकर को लॉक करता है और मिनिस्टर को कॉल करके बताता है कि उसने सुरक्षित पैसे रख दिए हैं। ये बात सुनकर मिनिस्टर अब राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने अब किलर की डिमांड पूरी कर दी थी। तो उसे लगता है कि अब उसकी जान बच गई। लेकिन तभी हम देखते हैं वो किलर मिनिस्टर के घर के बाहर आ चुका होता है और जब तक मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते वो अपना फायर गन निकालता है और उनको जला देता है। और इधर मिनिस्टर के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे बताता है कि वो किलर मारने के लिए तुम्हारे गेट पर खड़ा है। तो मिनिस्टर बोलता है मैंने उसे पैसे दे दिए, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है। तो अननोन पर्सन बोलता है या तो तुम उसे मार दो या वो तुम्हें मार देगा। ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब किलर घर के अंदर आ जाता है। मिनिस्टर उस पर फायर करता है लेकिन वो किलर अपने आप को बचा लेता है और गोलियों की आवाज सुनकर मिनिस्टर की वाइफ सेफ रूम की तरफ भागती है और सेफ रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है। मिनिस्टर दरवाजा खटखटाता है लेकिन उसकी वाइफ दरवाजा नहीं खोलती और तब तक वहाँ किलर दोबारा आ जाता है और किलर मिनिस्टर को अपने फायर गन से जला देता है। मिनिस्टर चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं रिची और एम्पायरो मिनिस्टर के घर के बाहर पहुँचते हैं तो देखते हैं मिनिस्टर के गार्ड जले पड़े थे। और इधर हम किलर को देखते हैं, वो अब बाहर निकलता है और मिनिस्टर का टैब भी अपने साथ ले जाता है। और रिची एम्पायरो देखते हैं कि मिनिस्टर जलता हुआ घर से बाहर आता है। वो लोग मिनिस्टर की आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मिनिस्टर जलकर मारा जाता है। तो मिनिस्टर की वाइफ रिची को देखकर बोलती है तुम तो वही हो, बुक लॉन्चिंग के दिन तुम वहाँ मिनिस्टर से मिले थे। तो रिची बोलता है हाँ मैं उन्हें आगाह करने आया था कि उनकी जान खतरे में है। और एम्पायरो बोलती है आपके पति ने सालों पहले एक कालगर्ल का मर्डर किया था। तो मिनिस्टर की वाइफ बोलती है हाँ मुझे सब पता है लेकिन आप लोग ये बात कहीं बाहर किसी से मत बोलना, नहीं तो मेरे पति का नाम खराब होगा और मेरी पार्टी का भी नाम खराब होगा। फिर मिनिस्टर की वाइफ बोलती है अच्छा तुम ही लोग हो जिसने मेरे हस्बैंड के पास कॉल किया था। तो रिची बोलता है हमने आपके हस्बैंड के पास कोई कॉल नहीं किया था। तो बताती है किसी ने कॉल करके उसे वार्न किया था कि किलर उसे मारने आ रहा है। और वही दूसरी तरफ अब हम किलर को देखते हैं जो एक ट्रेन में बैठता है और मिनिस्टर का टैब चेक करता है तो दिखता है उसके माँ के मर्डर वाला वीडियो उसमें चल रहा होता है।
और वहीं उसकी नजर विक्टोरिया पर पड़ती है, क्योंकि अब तक किलर के टारगेट 4 लोग थे, क्योंकि उसके पास जो फोटोग्राफ था उसमें सिर्फ 4 लोग ही थे। लेकिन विक्टोरिया को देखकर वो समझ जाता है कि उसके माँ के मर्डर में विक्टोरिया भी शामिल है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिची और एम्पायरो को देखते हैं जो कमिश्नर मंचादो से मिलने उसके घर जाते हैं। और रिची बोलता है, मुझे पता है कि तू उस केस से अब बाहर हो चुका है, लेकिन तू ही हमारी मदद कर सकता है। अब कमिश्नर उनसे बातें करता है तो बताता है इसका मतलब कोई उस कॉल गर्ल के बेटे का इस्तेमाल करके सबसे पैसे वसूल रहा है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब जाति दुश्मनी की वजह से हो रहा है। तो रिची बोलता है अगर हम उस कॉल को ट्रेस कर पाए जो लास्ट टाइम मिनिस्टर को आया था तो हम ब्लैकमेलर का पता लगा सकते हैं। तो कमिश्नर रिची की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको बोलता है ये आखिरी बार मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिस्टर का कॉल ट्रेस करते हुए अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा ट्रांसफर तो 7 समुंदर पार ही होगा। जब कमिश्नर वो नंबर ट्रेस करता है तो पता है मिनिस्टर को आखिरी कॉल सीरिया के एक पब्लिक बूथ से किया गया था। अब रिची और एम्पायरो दोनों सीरिया के लिए निकलते हैं। जब वो रास्ते में ट्रेन में बैठे होते हैं तो रिची बोलता है हमारे पास अब कोई सस्पेक्ट ही नहीं बचा है जिस पर हम शक कर सकें। तो रिची बोलता है मुझसे कुछ तो मिस हो रहा है, बस आइडिया मेरे दिमाग में था, लेकिन बियर की बोतल देखते ही सब कुछ खत्म हो गया। तो एम्पायरो बोलती है पहले हमें उस ब्लैकमेलर को ढूंढना चाहिए जिसे सब कुछ पता था, लेकिन वो 30 साल बाद पैसों की डिमांड कर रहा है। तो रिची बोलता है कल जब मैं विक्टोरिया के घर गया तो उसके मेल बॉक्स में एक लेटर था जिसे देखकर मुझे अपना एक पुराना केस याद आ गया, और उस लेटर पर जो लोगो लगा था वो एक कंपनी का है। वो कंपनी बैंकों के लिए काम करती है। जब कोई बैंक करप्ट हो जाता है और बैंक को पैसे नहीं लौटाता तो उस पर केस करने के लिए बैंक इस कंपनी का सहारा लेते हैं। अब उन्हें विक्टोरिया पर डाउट होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि विक्टोरिया अब बैंक करप्ट हो चुका है या नहीं। तो एम्पायरो कॉर्मन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि विक्टोरिया के सारे बैंक अकाउंट की जांच करे और पता करे क्या वो बैंक करप्ट है। अब रिची और एम्पायरो विक्टोरिया के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं विक्टोरिया घर पर नहीं होता, और तभी एम्पायरो को कॉर्मन का कॉल आता है और वो बताती है कि विक्टोरिया बैंक करप्ट हो चुका है, उसका ऑफिस भी सीज हो चुका है और पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। तो रिची पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अभी विक्टोरिया कहाँ है? तो कॉर्मन बोलती है वो मेरे सामने है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। अभी वो रेलवे स्टेशन पर है और मरीन के लिए टिकट ले रहा है और उसकी ट्रेन यहाँ से 16 मिनट बाद निकलेगी। अब हम देखते हैं विक्टोरिया उस केबिन से वो पैसों से भरा बैग निकाल लेता है जो मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड ने रखा था। इसका मतलब ये अब कंफर्म था कि ब्लैकमेलर विक्टोरिया ही है। अब विक्टोरिया पैसों से भरा बैग लेकर ट्रेन में बैठ जाता है और कॉर्मन भी उसका पीछा कर रही थी। अब विक्टोरिया बैठे बैठे सोचने लगता है और कहानी पास्ट में चली जाती है, जब बैंक के लोग विक्टोरिया को आकर बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं जमा किए तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो विक्टोरिया अपने फ्रेंड मिनिस्टर को कॉल करता है, लेकिन हर बार फोन को मिनिस्टर की पीए उसको कॉल पिक करती है, लेकिन मिनिस्टर से उसकी बात नहीं कराती, और ऐसे करते हुए अब 2 महीने का समय निकल चुका था। एक दिन विक्टोरिया अपने ऑफिस के बाहर स्मोक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर रोजी पर पड़ती है। वो रोजी को पहचान लेता है। वो देखता है रोजी चुपके से वहीं एक्सपो वाली जगह पर जाती है। वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि एक कमरे के अंदर वो खाना रख के वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन विक्टोरिया रोजी से पूछता है कि कल तुम रात में वहाँ खाना किसके लिए ले गई थी? उसी कॉल गर्ल के लड़के के लिए ना, लेकिन वो तो पहले पागल खाने में था। तो रोजी बोलती है हाँ वो पागल खाने से भाग गया और तब से वहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो तो बस छुपकर अपनी जिंदगी जी रहा है। ये बोलकर रोजी वहाँ से चली जाती है। अब विक्टोरिया उस लड़के से मिलने जाता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारी माँ के गुनाहगारों को सजा देने का। और उस लड़के को अपने चारों पार्टनर्स का फोटो देता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हैं सारा गेम विक्टोरिया ही खेलता है। वो खुद के ईमेल एड्रेस पर वो ब्लैकमेलर वाला ईमेल सेंड करवाता है और अपने ऑफिस में बम ब्लास्ट भी करवाता है ताकि पुलिस वालों को उस पर शक न हो। उसी ने मिनिस्टर को वो पेन ड्राइव भी भेजा था और उसी ने मिनिस्टर को कॉल करके ये भी बताया था कि किलर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं विक्टोरिया ट्रेन में होता है और तभी वहाँ रिची आ जाता है। और रिची को देखकर ट्रेन में आगे भागने लगता है और पीछे से रिची
और एम्पायरो भी उसको ढूंढते हुए उसी ट्रेन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन विक्टोरिया की बुरी किस्मत, उसके सामने अब वो किलर खड़ा होता है। तो विक्टोरिया उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता। विक्टोरिया समझ जाता है कि उसे अब सब कुछ पता चल गया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता तुमको किसने क्या बताया, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की। और अब ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और तब तक रिची भी वहाँ पहुँच जाता है। अब विक्टोरिया समझ जाता है कि किलर उसे मारने वाला है, तो उसको पैसों का लालच देता है। लेकिन किलर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो किलर विक्टोरिया को जलाने लगता है। अब किलर विक्टोरिया को मारने के बाद आगे बढ़ता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरो उसका पीछा करते हैं। अब किलर मुड़ता है और रिची के ऊपर अपने गन से फायर करता है, लेकिन उसके गन का पाइप टूट जाने की वजह से उसकी फायर गन नहीं चलती। तो रिची बोलता है अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को सरेंडर कर दो। और तभी किलर ट्रेन के इमरजेंसी चैन को खींचता है और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। सब लोग नीचे गिरते हैं। रिची के हाथ से वो गन गिर जाती है और गन को एम्पायरो उठा लेती है। अब सामने किलर होता है। किलर आगे बढ़ता है। एम्पायरो उसके पीठ पे लगे सिलेंडर पर फायर करती है और सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट की वजह से वो किलर मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले एम्पायरो से पूछते हैं कि तुमने गन चलाना कैसे सीखा। तो बोलती है मुझे गन चलाना नहीं आता, वो तो मेरे सामने पड़ी थी और मैंने फायर कर दिया। फिर वो पूछती है वो गन किसकी थी। तो रिची बोलता है वो गन मेरी थी और मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। अगर मेरी गन आपको कहीं मिले तो मुझे लौटा देना। एक्चुअली वो गन कमिश्नर मंचारो की थी जो रिची ने चुरा लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरो एक साथ बैठे होते हैं। तो रिची बोलता है अगर आप फ्री हो तो आज रात हम डिनर साथ में करें। तो एम्पायरो बोलती है कि अभी मैं कुछ टाइम सिंगल रहना चाहती हूँ और अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। शायद तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। तो रिची बोलता है मैं बस यही जानना चाहता था कि कहीं ये हमारी आखिरी मुलाकात तो नहीं। तो एम्पायरो बोलती है बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।